हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का बी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। प्रश्नावली 1 के बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी वीडियो में कराए जाएंगे, एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल तरीके से समझाकर आपको बताया जाएगा। तो आ जाओ मैथ के दीवानों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम निकालते कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन यहां पर दिया है तो यहां पर भी हमें सॉल्व करना ही होगा। और बोला किसका है, -7, 0, 1 माइनस ऑफ a प्लस b का, इनका बताना है योगात्मक प्रतिलोम। तो चलिए निकाल लेते हैं सबसे पहले किसका, -7 का योगात्मक प्रतिलोम। जिसका जिसका बोला है उसका हम यहां पर निकालेंगे योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या का आप योगात्मक प्रतिलोम निकालें तो वहां पर चिन्ह आपको क्या करना है, बदल देना है। संख्या में या जिस पूर्णांक या जिस परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा गया है उसको चेंज नहीं करना है। जैसे -7 का योगात्मक प्रतिलोम होता है 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। सिर्फ आपको यही कर देना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम हमसे ये पूछता है कि इसमें हम क्या जोड़ दे कि संख्या शून्य हो जाए। जैसे ये -7 था तो अगर इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम का कहने का मतलब यही है कि हम इसमें क्या जोड़ दें कि संख्या पूरा शून्य हो जाए। योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ ही यही है कि आप जिस भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं वह शून्य में कब बदलेगा, जब उसका हम चिन्ह बदल देंगे। जैसे अगर बोल दिया जाए -2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो 0 कब हुआ, जब हमने इसमें 2 जोड़ा, तो बदला क्या, माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, वही तरीका है कि जब भी किसी संख्या का आप योगात्मक प्रतिलोम निकालें तो चिन्ह को ही बदलिएगा। जैसे अभी यहां पर क्या है, 0। अगर 0 का योगात्मक आपसे प्रतिलोम पूछे कहीं पर भी तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम 0 का 0 ही रहता है। वो कैसे, देखो योगात्मक प्रतिलोम जब आप 0 का निकालोगे तो 0 के आगे चाहे माइनस लगा दो चाहे प्लस लगा दो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए 0 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वह 0 ही होता है। अगला किसका पूछा है, 1 का, तो 1 का हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, योगात्मक प्रतिलोम। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में कुछ करना नहीं है, सिर्फ चिन्ह को बदल देना है। पूछा किसका है, 1 का, तो 1 का क्या निकलेगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 में -1 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, बस चिन्ह ही बदल जाएगा। अब किसका पूछा है, पूछा है -a, ब्रैकेट में है a प्लस b। ठीक है, अब इसका हमसे पूछा है योगात्मक प्रतिलोम, तो यहां पर लिखो का योगात्मक प्रतिलोम। चलिए निकाल लेते हैं इसका भी। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब अब जब 2 पदों में दिया रहे तब कैसे निकालोगे। जैसे यहाँ पे पहले क्या दिया है, a प्लस b के पहले वो माइनस, इसको पूरे को हम एक ही पद मानेंगे क्योंकि यह ब्रैकेट में दिया है। अगर ब्रैकेट में नहीं भी दिया रहेगा तब भी a प्लस b को एक ही पद माना जाएगा। ठीक है, अब इसके पहले माइनस दिया है तो जब इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो निकलेगा a प्लस b। माइनस क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के पहले है वह हट जाएगा। ठीक है, तो निकलेगा सिर्फ क्या, a प्लस b। अब इसको जो प्लस b दिख रहा है इसमें माइनस मत लगा दीजिएगा, मैंने बताया कि जो a प्लस b है इसके पहले क्या दिया है, माइनस। तो ये जो माइनस दिया है ये अलग से है और ये जो a प्लस b है एक ही पद है, एक ही संख्या है। इसलिए -a प्लस b का जब योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो a प्लस b निकलेगा।
गा। तो योगात्मक प्रतिलोम में आपने क्या सीखा? योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है, लेकिन एक एकल में रहेगा तब, एक संख्या में रहेगा तब। अगर दो पदों में दिया रहेगा तो ये दो पदों को मान लीजिएगा दोनों संख्या क्या है, एक ही है, इसको अलग मत मानिएगा। ठीक है, तो सीख गए आप, योगात्मक प्रतिलोम ऐसे ही निकाला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वितरण नियम से 15 गुणित 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण का नियम होता है बांट देना। अब बांटेंगे कैसे? जैसे 15 गुणित 32 है तो इसको कैसे बांटना है, संकेत दिया है। जैसे 15 गुणित 32 बराबर क्या दिया है, देखिए 15 गुणित 32 बराबर 15 को 15 ही रखा है, जो 30 है 30 को क्या किया, 30 प्लस 2 कर दिया। 30 2 कितना होता है, 32। 32 को दो भागों में बांट दिया है। तो इसी तरीके से इसी संकेत का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, 15 गुणित 32 को। तो 15 गुणित 32 का यहां पर हम मान ज्ञात करने वाले हैं। जब मान ज्ञात करेंगे तो आगे क्या दिया है, देखिए 15 को ज्यों का त्यों लिखा है, 32 को चेंज कर दिया 30 प्लस 2 में। ये हमें हिंट भी दिया है किसी रूप में आपको सॉल्व करना है। तो वितरण नियम का रूल बोलता है कि इसका आपस में गुणा करो। देखो आगे सॉल्व करने का प्रोसेस यही है कि 15 का बारी बारी से इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे। आगे हल करने के लिए ब्रैकेट अगर आपको कहीं दिखता है तो सबसे पहला कर्तव्य आपका यही बनेगा, ब्रैकेट को तोड़ दो। तो ब्रैकेट कैसे टूटेगा, जब हम 15 का धक्का इसमें मारेंगे, यानी 15 का गुना इसमें हम कर देंगे, बीच में गुना का चिन्ह है। तो 15 का गुना हम पहले किसमें करेंगे, 30 में। तो 15 का गुना 30 में होगा तो 15 गुणित कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब फिर 15 का धक्का मारेंगे किसमें, 2 में, यानी गुणा का चिन्ह है तो गुणा होगा, 15 दूना 30, 15 गुणित कितना कर दोगे, 2। समझ में आया कैसे किया गया? हमने इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए क्या किया, 15 का एक बार 30 में गुणा कर दिया, एक बार 15 का गुना 2 में कर दिया। तो यहाँ पे 15 गुणित 30 किए तो 15 गुणित 30 निकल गया, 15 का गुणा 2 में किए तो 15 गुणित 2 निकल गया। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में गुना का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं के बीच में गुना का चिन्ह है। अभी हम प्लस को सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले गुना ही सॉल्व किया जाएगा। तो जब इसका गुना करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। 15 का गुना 3 में करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। बगल में एक जीरो है तो एक जीरो को भी हम लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब क्या करोगे, 15 का गुना 2 में, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए 450 और 30 के बीच में प्लस का चिन्ह दिख रहा है। प्लस का चिन्ह दिखने का मतलब इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 450 और 30 कितना हो जाएगा, 480। और यह 480 किसका मान ज्ञात किए थे, 15 गुणित 32 का। तो विस्तार रूप से यानी वितरण रूप से हमने ज्ञात किया, इसको बांट कर ज्ञात किया, तब भी इतना आएगा। अगर आप डायरेक्ट 15 32 का गुणा करोगे तब भी 480 ही आएगा। लेकिन जिस रूप से बोला था सॉल्व करने के लिए, जिस रूल नियम का प्रयोग करने के लिए बोला था, उसी तरीके से ही आप ज्ञात करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो अपने कॉपी पे। और हाँ, इस चैनल पर आपका कोर्स कराया जा रहा है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा कराया जाएगा। आप पढ़ रहे हो प्रश्नावली 1 का बी, तो इस चैनल पर सभी आपको प्रश्नावली बाय प्रश्नावली डेली आपको शाम को 6 बजे वीडियो मिलेगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ और घर बैठे फ्री में यहाँ पर अपना पूरा कोर्स आप पा सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, देखिए बोला है धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम कैसा होना चाहिए। वितरण नियम असत्य होना चाहिए योग की संक्रिया पर। देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि जब कोई मान ही नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान दिया है, जब ध्यान से पढ़ोगे तब मान पता चलेगा इसमें मान क्या दिया है। बोला है धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि आपको खुद से उदाहरण लेना है कि योग की संक्रिया पर, यानी ऐसा कोई मान लीजिए जो योग के रूप में हो, और फिर उसका वितरण करिए और बताइए जिसका वितरण किए हैं वह कथन क्या होना चाहिए, असत्य होना चाहिए। कैसे होगा, ध्यान दीजिए। अभी हम योग का गुणन का नियम सीखेंगे, आप पढ़े भी होंगे कक्षा 6-7 में। यहाँ देखिए योग के गुणन का नियम होता है
a इंटू बी प्लस सी बराबर, ये किसका नियम होता है? योग पर गुणा का नियम। क्या निकलता है जब इसका वितरण करते हैं तो a का गुणा b में करेंगे तो a इंटू बी और प्लस क्या निकलता है, फिर a का c में करेंगे तो a इंटू सी। ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। लेकिन ये गुणन का नियम है, जब हम योग का नियम करेंगे तो योग बोलेगा जहां पे गुणा है वहां पे क्या कर देंगे, योग। योग का मतलब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो जब प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो वितरण जब करेंगे इसका तो a और b का करेंगे तो a प्लस क्या होगा, b होगा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह करिए, फिर a का c के साथ करेंगे तो a प्लस c होगा। ये हो गया इसका वितरण नियम। कब वितरण नियम होगा? योग की संक्रिया पर। ठीक है, तो यहां पर लिखिए योग की संक्रिया पर वितरण नियम। योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम। ठीक है, तो योग का वितरण नियम यहां पर लिख दीजिएगा, लास्ट में यहां लिख दीजिए योग का वितरण नियम। तो योग का वितरण नियम का फार्मूला यहां पे क्या निकला है? निकला है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर a प्लस b प्लस a प्लस सी। ये योग के वितरण नियम का फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी पर हम मान लेंगे a बराबर क्या मान लेते हैं 2, b बराबर मान लेते हैं 3 और c बराबर मान लेते हैं 4। अब ये कहां से मान आ गया a b c का? कहां से मैंने लाया? देखिए बोला है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित। तो धन पूर्णांक a b c आप कुछ भी अपने से मान लो। मैं छोटे अंकों को इसलिए मान रहा हूं ताकि समझाने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखो हमने यहां पे मान लिया है। अब देखिए इसका जो बायां पक्ष है और जो दाहिना पक्ष है, अब इन मानों को उसमें रखिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो सत्य है, लेकिन असत्य सिद्ध करने के लिए बोला है तो अगर ये रूल अपनाएंगे गुणन का योग पर तो ये असत्य ही होगा। अभी आप मान को रखकर यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आओ मान को यहाँ पर रखते हैं। जैसे क्या है a, तो a की जगह पर रखोगे कितना 2, फिर प्लस ब्रैकेट में कितना है b की जगह कितना रखोगे 3, प्लस c की जगह पर 4, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगाओ। इधर क्या है a प्लस बी, a का मतलब 2 और b का मतलब 3, तो 2 प्लस कितना कर देंगे 3, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो प्लस रखते चलो। ठीक है, और वहां पर मान भी a और c, a का मान 2 प्लस c का मान 4, तो यहां पर हम मान रख देंगे। यहां तक समझ में आया? आगे देखिए अब क्या करोगे, ब्रैकेट को हल करोगे पहले तो 2 को ज्यों का त्यों रहने दो और 4 3 7। इधर देखो ब्रैकेट को जोड़ो 3 2 5, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ और 4 2 6। अब 7 2 इधर कितना हो जाएगा 9 और इधर 6 5 कितना हो जाएगा 11। मान बराबर आया। अगर हम योग का वितरण नियम गुणन के नियम को लेकर सॉल्व करते हैं, वितरण करते हैं तो मान क्या होगा, असत्य होगा, दोनों पक्ष बराबर में नहीं आएगा। 9 11 बराबर में आपस में नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमने a प्लस बी प्लस सी का वितरण किया इस रूप में तो योग का मान क्या हुआ, बराबर नहीं आया। बोला वितरण नियम क्या होना चाहिए, असत्य। तो यह कथन आपका असत्य हो गया और यही हमें दिखाने के लिए बोला था, सिद्ध करने के लिए बोला था। तो यहां लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। आपकी इच्छा है सिद्ध लिख दीजिए, यदि सिद्धम लिख दीजिए, प्रूव्ड लिख दीजिए, सत्यापित हुआ, जो भी लिखना है लिख दीजिए, क्योंकि दर्शाने के लिए बोला था, दर्शाइए की, दर्शाने का मतलब सिद्ध कीजिए की। तो यहां पर इस तरीके से सिद्ध किया जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अपने नोटबुक में लिखते भी रहिएगा, जो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं वीडियो में समझा करो, और जब खुद का नोट्स आप जो बना रहे हो उसमें खुद से सॉल्व करके लिखो। इससे आपका एक मजबूत नोट्स भी बन जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा और खुद से क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो प्रैक्टिस यही किया करो कि खुद से सॉल्व किया करो, जो मैं समझाया करूं सिर्फ समझा करो, यहाँ पे लिखा करो खुद से। ठीक है, देखिए बोला है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीयक होता है। अद्वितीयक का मतलब ये बदलता ही नहीं, कोई दूसरा नियम नहीं होता है। अगर पूर्णांक हो और उसका योगात्मक नियम निकाले तो वह बदलता नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि पूर्णांक कब नहीं बदलता है, किस दशा में नहीं बदलता है? तो मान लेते हैं यदि किसी पूर्णांक a, ठीक है, का एक ऐसा दूसरा पूर्णांक ऐसा हो, ध्यान दीजिएगा, a का क्या बोला है, पूर्णांक b पूर्णांक ऐसा हो, a का
बी पूर्णांक ऐसा हो। ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए बोला है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीयक होता है, यानी बदलता नहीं है, दूसरा रूप नहीं होता है। तो अद्वितीयक का मतलब अगर हम a प्लस बी योगात्मक की बात किया है तो a कब आएगा, तो b ऐसा कौन सा पूर्णांक होगा कि वह हूबहू वही रहेगा, a का मान a ही रहेगा। जैसे 5 में हम क्या रखें, b का ऐसा कौन सा मान रखें कि 5 ही आए। अद्वितीय का मतलब मान बदले ही ना, वह पूर्णांक बदले ही ना। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तभी 5 आएगा। जैसे -3 है तो -3 में हम क्या जोड़ दें कि -3 ही आएगा, 0 जोड़ेंगे, यानी मान बदले ही ना, अद्वितीयक रहे। द्वितीयक रहने का मतलब, अद्वितीयक रहने का मतलब, अगर बोलता द्वितीयक हो, द्वितीयक का मतलब दूसरा, अद्वितीयक बोला है, अद्वितीय का मतलब वही मान होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे देखो 6 ले लूं तो 6 कब 6 रहेगा, जब इसमें 0 जुड़ा रहेगा। तो समझ आया मेरे कहने का मतलब क्या है कि 0 एक ऐसी पूर्णांक है b की जगह पर रखने पर क्या हो रहा है, वह मान, वह योगात्मक प्रतिलोम उसका बदल नहीं रहा है, उस पूर्णांक का मान नहीं बदल रहा है, सेम वही रह रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 एक ऐसी पूर्णांक है जिसमें योग का जो नियम है तत्समक नियम पर शून्य रहेगा, यह क्या होगा, अद्वितीयक होगा। तो लिखो शून्य पर क्या, शून्य पर योगात्मक तत्समक नियम क्या होगा, शून्य पर योगात्मक तत्समक नियम अद्वितीयक होगा। ठीक है, अद्वितीयक बोला है तो अद्वितीयक होगा। ठीक है, या सीधा सीधा लिख दो शून्य पर योगात्मक नियम अद्वितीयक होगा, क्योंकि अगर इसमें शून्य लगा देंगे, शून्य जोड़ देंगे b की जगह पर कोई ऐसा संख्या, तो ऐसी संख्या होगी शून्य। शून्य ऐसी संख्या होगी जो कि मान नहीं बदलेगा, वहां पे अद्वितीयक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना था, अपने कॉपी में लिख लीजिए। आइए इस अभ्यास का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, चलिए देख लीजिए। इसमें बोला है निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनमें से हमें क्या करना है, धन पूर्णांक छांटना है। तो चलिए कैसे छांटा जाएगा, पहले संख्याओं को देख लो, संख्याएं कौन कौन सी हैं, और इसमें से ये बताना है, जैसे 8 - 6, 2 - 5, 1/3, -3 गुणते -4, 8/2, -5 गुणते 3 और 3 गुणते 5। इन सभी संख्याओं को देखिए, यहाँ कोई गुणा के रूप में दिया है, कोई भाग के रूप में दिया है, कोई योग के रूप में, यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन संख्या धन पूर्णांक है। चलिए सबसे पहले हम अगर 8 - 6 को देखें तो ये किसके रूप में है, घटाने के रूप में। तो घटा दो, तो घटाओगे 8 में से 6 घटेगा, कितना आएगा, 2। तो यह कैसा होगा, धन पूर्णांक। ठीक है, यानी जो 8 - 6 आया है वह धन पूर्णांक में आया है। ठीक है, अब देखिए 2 - 5, अगर हम 2 - 5 को सॉल्व करते हैं, यानी 2 - 5 को हल करते हैं, तो 2 में से 5 को घटाएंगे, कितना आएगा, -3। तो यह कैसा आया, ऋण पूर्णांक। फिर उसके बाद क्या दिया है, 1/3। तो 1 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/3, जो कैसा होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। अगला कितना दिया है, -3 इंटू माइनस कितना, 4। देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो अगर हम यहाँ पर 3 और 4 का आपस में गुणा करते हैं तो माइनस में माइनस का गुणा होगा, तो चिन्हों में कोई गुणा में माइनस हट जाएगा, बचेगा 4 तिहाई 12। तो 12 यहाँ पे जो आया कैसा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अगला कितना है, 8/2। तो 8 में हम 2 से भाग करेंगे, तो 8 में 2 से जब भाग करोगे तो क्या निकल के आएगा, 8/2, और 2 से काटोगे 8 को, 2 चौके 8, यानी 4 जो निकल के आया है वह कैसा है, धन पूर्णांक। -5 गुणते 3, तो यहाँ पे लिखिए -5 इंटू 3 बराबर। अब देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है बीच में, ये माइनस इसके साथ लगा है, तो 5 का 3 में गुणा करोगे 5 तिहाई 15, आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे।
अगला संख्या क्या है 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 यानी आपस में इसका गुणा करेंगे क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 3 का 5 में गुणा करोगे 3 पचे 15 आ जाएगा। तो यहां पर गुना हमने कर लिया, लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा था कि आप गुना कर दो। हम ये निकाले हैं, इसलिए निकाले हैं ताकि हम ये बता सके कि इनमें से जो संख्याएं जो दी हैं वह कौन कौन सी धन पूर्णांक में है। तो धन पूर्णांक संख्या बताने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी है, चलिए यहाँ पर हम छांट लेते हैं। सबसे पहले 2 निकला है। 2 कैसा संख्या है, धन पूर्णांक। तो 2 किससे निकला है, 8 माइनस 6 से। तो 8 माइनस 6 कर दो, यह धन पूर्णांक है। उसके बाद -3 है, यह धन पूर्णांक नहीं होगा। 1/3 धनात्मक में है, इसमें ऋण का चिन्ह नहीं दिख रहा है। जब ऋण का चिन्ह नहीं दिखे, माइनस का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यह भी धन पूर्णांक में होगा। तो 1/3 कब आया, 1 में जब हमने भाग दिया किससे, 3 में। तो 1/3 अगली संख्या है जो धन पूर्णांक में है। अगला क्या है 12। 12 कैसा संख्या है, धन पूर्णांक। तो किसका किसका गुना हुआ था, -3 गुणते -4। अभी माइनस देखकर आप इसको ऋण पूर्णांक साबित मत कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह जब आपस में इसका गुना होगा तो अपने आप माइनस हट जाएगा। माइनस माइनस का टकराव होता है, वह प्लस में बदल जाता है। अब अगला क्या है, धनात्मक चिन्ह। 8 में 2 का भाग दिए तो 4 आया, यह भी धनात्मक है। तो यहाँ पे लिखिए 8/2, ठीक है, यह भी क्या हो गया, धनात्मक है। 15 जो आया है -15, यह किसमें है, ऋणात्मक है। तो -3 और 5 का गुणा जो किए थे, -5 और 3 का जो गुणा किए थे, यह ऋणात्मक होगा। हमसे पूछा है धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक 3 गुणते 5 में आया है। तो 3 गुणते 5, ये जो संख्याएं, इतनी जो संख्याएं दी हैं, यह कैसी संख्याएं हैं, धन पूर्णांक संख्याएं हैं। सॉल्व करने पर पता चल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, अब आंसर कर देंगे। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस आए, चाहे धन पूर्णांक पूछे चाहे ऋण पूर्णांक पूछे, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करके अंत में बता देना है कौन सी संख्याएं धन पूर्णांक हैं और कौन सी संख्याएं ऋण पूर्णांक हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। 5 क्वेश्चन था, पांचों को मैंने सॉल्व करा दिया है और उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। 1-2 बार आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लिया करो। देखो मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस से ही आती है, तो प्रैक्टिस आप जरूर करा करिए, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को एक बार आप खुद से सॉल्व किया करो, यहाँ पर समझा करो। मैं जो समझा रहा हूं समझने के बाद खुद से क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप घर बैठे क्लास 9th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली शाम को 6 बजे आपका कोर्स कराया जा रहा है, डेली वीडियो अपलोड की जा रही है। तो घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना नाम भी। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।